अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के दरमियान पिछले कुछ रोज से इख्तलाफात की खबरें तो सामने आ रही थी, मगर कल रात सोशल मीडिया पर ट्रंप इंतजामिया के डोमेस्टिक पॉलिसी बिल, जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया गया है, उस बिल के खिलाफ इलॉन मस्क ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और उस तनकीद पर ट्रंप के जवाबी हमले से झगड़े में जो शिद्दत आई है, उससे बाकायदा दो जाइंट्स के दरमियान ऐलाने जंग का नाम दिया जा रहा है, जिसने अमेरिका के सियासी और माशी हलकों में हलचल मचा दी है। ट्रंप और मस्क के इस झगड़े के असरात अमेरिका से यूरोप तक दिखाई दे रहे हैं और इस हाई प्रोफाइल झगड़े के बायस जहां एक ही रोज में मस्क की टेक कंपनी टेस्ला के शेयर्स में 150 अरब डॉलर तक की कमी आई है और एलोन मस्क अपनी जाती दौलत में 34 अरब डॉलर गंवा चुके हैं, वहीं इस लड़ाई को लेकर यह बहस भी शुरू हो गई है कि अगर यह झगड़ा ज्यादा देर जारी रहा तो ट्रंप की सदारत और रिपब्लिकन्स की कांग्रेस और सेनेट में अक्सरियत दांव पर लग जाएगी। जिसके बाद जहां ट्रंप और मस्क के मुश्तरका दोस्तों और इत्तेहादियों के दौड़ लग गई है, वहीं व्हाइट हाउस ने भी इस तनाज़े के फौरी खात्मे के लिए ट्रंप और मस्क के दरमियान राब्ते की कोशिशें शुरू कर दी हैं, मगर अभी तक ये कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। जबकि इस वक्त यह मामला अमरीकी मीडिया की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है कि आखिर ट्रंप और मस्क के दरमियान अचानक ये सब कैसे हो गया, ट्रंप और मस्क की ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई और इस तनाज़े में किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ट्रंप और मस्क की ये लड़ाई पूरे अमेरिका के लिए परेशान कुन तो है, मगर हैरान कुन नहीं, क्योंकि इन दोनों की शख्सियत को देखते हुए पहले से ही पेशगोइयां की जा रही थी कि इन दोनों शख्सियात का टकराव नागुज़ीर है और माजी में दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देते रहे। मगर ट्रंप पर हमले के बाद इलॉन मस्क ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था। 2024 के सदारती इलेक्शन से पहले इलॉन मस्क ट्रंप के सबसे कट्टर हिमायती बनकर सामने आए। मस्क ने ट्रंप की इलेक्शन मुहिम को $290 मिलियन की भारी फंडिंग की। माली इमदाद के अलावा मस्क ने ट्रंप के लिए बाकायदा मुहिम चलाई और कहा जाता था कि एक ऐसे वक्त में जब पूरा लेगेसी मीडिया ट्रंप के खिलाफ था, उस वक्त मस्क का एक्स प्लेटफॉर्म ट्रंप के साथ खड़ा रहा और मस्क को यह क्रेडिट दिया जाता था कि मस्क की सोशल मीडिया की ताकत ने तन्हा पूरे लेगेसी मीडिया का मुकाबला किया। मगर ट्रंप के सदर बनने के सिर्फ 4 माह बाद ट्रंप और मस्क आमने सामने आ गए। दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो ट्रंप और मस्क के दरमियान ये झगड़ा बजट से मुतालिक एक बिल पर इख्तलाफात से शुरू हुआ था, जिसके बारे में इलॉन मस्क का दावा है कि यह बिल अमेरिका के कर्जों में कमी के बजाय मजीद इजाफा करेगा। मगर अब यह लफ्जी जंग सिर्फ इस बिल तक महदूद नहीं है, बल्कि यह तसादुम संगीन जाती नौयत के इल्जामात, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की धमकियों और मस्क के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बयान तक पहुंच चुका है। जिसके बाद ट्रंप और मस्क के मुश्तरका दोस्त भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब ये लड़ाई जिस नहज पर पहुंच चुकी है, वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। अहम बात यह कि दुनिया के सबसे ताकतवर और दुनिया के के दरमियान इस लड़ाई की बाज़ाब्ता शुरुआत उस वक्त हुई जब इलॉन मस्क ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कायम महकमे की सरबराही से इस्तीफा देने के बाद 3 जून को एक्स पर सख्त जुमलों का इस्तेमाल करके लिखा कि मुझे माफ करें, मैं मजीद ये नहीं देख सकता। कांग्रेस के अखराजात का ये बिल बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज और एक गलीज बिल है। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। मगर इलॉन मस्क की यह तनकीद सिर्फ इस बिल तक महदूद नहीं रही, बल्कि मस्क इसके बाद भी ट्रंप के सालों पुराने बयानात निकाल कर ट्रंप को निशाना बनाते रहे और फिर इलॉन मस्क की मुसलसल तनकीद के बाद कल रात सदर ट्रंप ने मस्क की तनकीद का जवाब देना शुरू किया। सदर ट्रंप ने कल रात व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्च से मुलाकात के दौरान सहाफियों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें मस्क की तनकीद पर अफसोस है, क्योंकि मस्क इस बिल के बारे में किसी और से ज्यादा जानते थे और उन्हें तब तक कोई मसला नहीं था जब तक वो इंतजामिया छोड़कर नहीं गए। I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, it became a little bit different. And I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally.
सदर ट्रंप शिकवा कर रहे थे कि वो इलॉन मस्क से मायूस हैं क्योंकि उन्होंने इलॉन मस्क की बहुत मदद की है। सदर ट्रंप ने तंज करते हुए ये भी कहा कि मस्क ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो व्हाइट हाउस को याद कर रहे हैं। I've helped Elon a lot. He worked hard and he did a good job. And I'll be honest, I think he misses the place. I think he got out there and all of a sudden he wasn't in this beautiful Oval Office and he's got nice offices too. सदर ट्रंप ने ये इल्जाम भी लगाया कि मस्क को इस बिल से सिर्फ उस वक्त मसला हुआ जब उन्हें पता चला कि इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को हासिल टैक्स छूट खत्म की जा रही है। मगर ट्रंप के इस बयान के बाद इलॉन मस्क के इल्जामात, धमकियों और गैर मामूली बयानात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मस्क ने अमेरिकी सदर के इस दावे को बेबुनियाद करार देते हुए लिखा कि उन्हें कभी ये बिल नहीं दिखाया गया, बल्कि ये बिल रात की तारीकी में इस तेजी से मंजूर किया गया कि कांग्रेस के किसी रुकन ने ये बिल नहीं देखा। मस्क ने कहा कि बेशक ईवी और सोलर को दी गई टैक्स छूट के खात्मे को इस बिल का हिस्सा रखा जाए, मगर इस बिल से गलीज चीजें निकाली जाएं। मस्क ने एक्स पर ट्रंप को एहसान फरामोशी का ताना देकर यह दावा भी किया कि उनके बगैर सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते और डेमोक्रेट्स ऐवाने नुमाइंदगान पर कंट्रोल कर लेते। मस्क ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप के टैरिफ्स इस साल के दूसरे हिस्से में रिसेशन का बाइस बनेंगे। मस्क ने एक नई सियासी जमात बनाने पर जोर देते हुए यह तक लिखा कि ट्रंप की सदारत खत्म होने में सिर्फ 3.5 साल रह गए हैं, मगर मैं यहां 40 साल से ज्यादा अरसे तक रहूंगा। सिर्फ यही नहीं, इलॉन मस्क ने एक्स पर एक सारिफ के इस पोस्ट की भी हिमायत की कि ट्रंप को हटाकर नायब सदर जेडी वेंस को सदर बना देना चाहिए। और इसी के साथ मस्क ने एक ऐसी पोस्ट की जिसे मस्क ने खुद बिग बॉम्ब करार दिया, जिसमें उन्होंने ट्रंप को माजी के एक जिनसी स्कैंडल के साथ भी मंसूब कर दिया। इलॉन मस्क ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद है और यही वजह है कि इन्हें पब्लिक नहीं किया जा रहा। इलॉन मस्क ने एक और पोस्ट में 1992 की एक पार्टी की वीडियो भी पोस्ट की जिसमें सदर ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन के साथ पार्टी करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ ये बात अहम है कि जेफरी एप्स्टीन को कमसिन बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुलविस करार दिया गया था और सन 2019 में वो पुरस्कार तौर पर न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाए गए थे। मगर मस्क ने अभी तक ये नहीं बताया कि उन्हें इन फाइल्स की रसाई कैसे मिली और ट्रंप का इसमें क्या किरदार था। इलॉन मस्क की तनकीद के जवाब में सदर ट्रंप ने भी मस्क की कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडीज और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की धमकी दी है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इलॉन मस्क को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर देना चाहिए। यानी ट्रंप और मस्क की दोस्ती के जितने चर्चे थे, दोनों की दुश्मनी का मामला इससे कहीं ज्यादा दिलचस्पी का मौजू बन चुका है। वो अमेरिकी मीडिया जो ट्रंप और मस्क के दरमियान गहरे ताल्लुक को ब्रोमांस का नाम देता था, मस्क को तंजिया तौर पे अमेरिका का गैर मुंतखब को प्रेसिडेंट करार देता था, वहां इस झगड़े के बाद एपिक ब्रेकअप ऑफ ट्रंप एंड मस्क जैसी हेडलाइंस लग रही हैं। अमेरिकी मीडिया इस लड़ाई को अमेरिका तारीख का सबसे गैर मामूली पॉलिटिकल मेल्टडाउन करार दे रहा है। अमेरिकी मीडिया लिख रहा है कि ट्रंप और मस्क के दरमियान ये लड़ाई एक ना एक दिन तो होनी थी, बस हैरानकुन बात यह कि यह लड़ाई इतनी जल्दी हो गई और इस लड़ाई में संगीन और जाती नौयत के इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि इत्तेहादियों ने ट्रंप और मस्क की लड़ाई खत्म करवाने की कोशिशें की, मगर एप्स्टीन फाइल जैसे इल्जामात ने मामलात को पेचीदा बना दिया। CNN के मुताबिक ट्रंप और मस्क के मुश्तरका दोस्त जुमेरात को दोनों अफराद के दरमियान अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे, जब एक्स पर एक पोस्ट से उनकी खामोश गुफ्तगू में खलल पड़ा और इस इल्जाम के बाद अब पॉलिसी पर बहस के बाद ये झगड़ा अब जाती हो गया। इसी तरह रॉयटर्स ने लिखा कि ट्रंप और एलन मस्क दोनों सियासत में सख्त रवैया रखने वाले लोग हैं, इनकी अना बड़ी है और वो सोशल मीडिया पर अपने मुखालफिन को जवाब देना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत से लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इनके दरमियान एक दिन इख्तलाफ जरूर होगा। रॉयटर्स के मुताबिक मस्क के पिछले हफ्ते हुकूमत छोड़ने से पहले ही उनका असर कम हो रहा था, क्योंकि वो कई वजीरों से उनकी वजारतों में कटौतियों पर झगड़ा कर चुके थे। मगर अब तो मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ही झगड़ा ले लिया है, जिससे अमेरिका के सियासी और माशी हलकों में हलचल मच गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस झगड़े के खात्मे की कोशिशों से मुतल्लिक मुतज़ाद खबरें सामने आ रही है, क्योंकि आज अमेरिकी अखबार पॉलिटिको ने यह रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस के ओहदेदारों ने जुमे को ट्रंप और मस्क के दरमियान एक टेलीफोनिक कॉल तय की है, जिससे जाहिर होता है कि लड़ाई खत्म करने में पहल ट्रंप इंतजामिया की जानिब से की गई है। मगर फिर रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान जुमे को टेलीफोनिक राब्ते का कोई इम्कान नहीं है। और इसी दौरान ABC न्यूज़ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान रिपोर्ट किया कि उन्हें मस्क से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ABC न्यूज़ के टेलीफोनिक इंटरव्यू में जब ट्रंप से यह सवाल हुआ कि आप मस्क से तय पाने वाली टेलीफोनिक कॉल पर क्या कहेंगे,
तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि यानी आप उस शख्स का हवाला दे रहे हैं जिसका दिमाग खराब हो चुका है। मुझे इस शख्स से इस वक्त बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कल के गहरे दोस्तों में अब दुश्मनी गहरी होती जा रही है। ट्रंप के फर्स्ट बडी ट्रंप के नंबर 1 एनिमी बन गए और ये वही डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क है जिनकी दोस्ती के चर्चे थे। ट्रंप मस्क को अमेरिका का सबसे टैलेंटेड और इनोवेटिव बिजनेसमैन करार देते थे। ट्रंप के सदर बनने का सबसे ज्यादा क्रेडिट ट्रंप के अलावा किसी और को दिया जाता है तो वो इलॉन मस्क है। यही वजह थी कि नवंबर में सदारती इंतखाबात जीतने के बाद न सिर्फ ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में इलॉन मस्क का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, बल्कि अ स्टार इज बॉर्न जैसी तारीफे कलमात भी अदा किए। ट्रंप ने अपनी इंतजामिया में मस्क के लिए डॉज नामी एक नया इदारा खड़ा किया और उन्हें अमेरिकी हुकूमत के अखराजात में कमी का टास्क सौंपा। इसी तरह इलॉन मस्क भी ट्रंप की तारीफें करते थकते नहीं थे। सदर ट्रंप और इलॉन मस्क का रोमांस किस लेवल का था, मगर अब टैक्स रिफॉर्म्स बिल दोनों के दरमियान इख्तलाफात की बुनियादी वजह बन गया है। ये बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से तो 22 मई को मंजूर हो गया, मगर सेनेट से इसे अभी मंजूर होना है। इसलिए अब देखना होगा कि मस्क की तनकीद ट्रंप को इस बिल की मंजूरी से रोक सकेगी या नहीं, और अगर ये बिल मंजूर हुआ तो क्या मस्क तनकीद से आगे बढ़ के अगले साल मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे या नहीं। अमेरिकी सियासी तारीख आगे क्या रुख लेती है, आने वाले दिन न सिर्फ अहम बल्कि बहुत दिलचस्प होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौती की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां पर नैब ने मजीद वक्त मांगा। उन्होंने कहा हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए मजीद वक्त चाहिए और इसलिए अब समाअत जो है वो 11 जून को रख दी गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको ज्यादा इस केस से उम्मीद नहीं है और इसलिए पिछले 2 रोज से अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि हमें वाहिद उम्मीद अब तहरीक से है, क्योंकि अदालतों से हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, इसलिए तहरीक के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट से पैगाम आ रहे हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि तहरीक चलाई जाएगी, मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी, जिसका लाएअमल कौम के सामने जल्द रख दिया जाएगा। इस तहरीक में और जो माजी की तहरीक चलाई है तहरीक इंसाफ ने, उसमें क्या फ़र्क होगा? पहले जो वो नताइज हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर सके, अब कैसे कर लेंगे? इस पर और दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वक्कास अकरम। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल यानी कि 5 जून को समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की, लेकिन अब अगली तारीख जो है वो 11 जून दे दी गई है। क्या आपकी पार्टी को ज्यादा उम्मीद नहीं है इस केस से? क्योंकि कल भी अली अमीन गंडापुर साहब ने यही फरमाया है कि हमारे पास तहरीक के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता इमरान खान की रिहाई को लेकर। सर, आप ये देख लेना कि पहले दिन हमने एजिटेट किया, हमसे वादा किया गया कि अगली तारीख देंगे, दूसरी तारीख पे हम पहुंचे तो भी वो केस जो है वो शो कॉज लिस्ट में नहीं था, नहीं लगाया गया। अब फिर 5 की जब तारीख मिली, तमाम पार्लियामेंटेरियंस फिर वहां पे मौजूद थे और वहां आगे से उनके वकील ने आके कह दिया कि जी हमारी तैयारी नहीं है और हमें और वक्त चाहिए है, और इस तरीके करके उन्होंने जज से टाइम बाय किया। 11 तारीख दे दी गई है। जो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद इस मुल्क में अदालतों के साथ, जजेस के साथ और इंसाफ के साथ हो रहा है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एग्जेक्टिव के इफेक्टिव कंट्रोल ने अदलिया के इंसाफ देने की जो रफ्तार है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है और एक अजीबो गरीब किस्म का एक सिलसिला शुरू हो चुका है अदालतों के अंदर। हमें क्या उम्मीद है क्या नहीं, हम तो अब वो कहते हैं ना कि लास्ट बॉल तक फाइट करने पे बिलीव करते हैं। खान साहब ने बताया कि नेवर गिव अप, सो वी वोंट गिव अप, विल कीप कमिंग बैक। शर्म की बात यह है कि पूरे मुल्क की नेशनल पार्लियामेंट की अपोजिशन और बाकी 4 असम्बलियों से अपोजिशन मेंबरान आते हैं सिर्फ तारीखें लेने के लिए और फिर तारीखों के वादे पूरे नहीं होते। फिर अल्टीमेटली तारीख होती है तो हुकूमत के इदारों के वकील जो है वो अदलिया का मजाक उड़ाते हुए ये कह के चले जाते हैं कि जी हमने तैयारी नहीं की है, केस भी तुसी बनाए ने और तैयारी भी थोड़ी नहीं है। मतलब ये तमाशा बनाई खड़े हैं। सो इंशाल्लाह जब ऐसी सूरत हाल शहजाद पैदा हो जाए, आंसरिंग योर कोर क्वेश्चन जी, और अदालतों में इंसाफ ना मिले, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, तारीखें लेने के लिए हमें दर्जनों जो है नहीं सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस बाहर लाने पड़े, तो फिर हमारे पास तहरीक के अलावा क्या ऑप्शन बच जाती है। और शेख साहब, 2 दिन पहले इमरान खान का भी ये बयान था, जो उनका ट्वीट था, उसमें ये कहा गया था कि तहरीक के हवाले से जो लाएअमल है वो चंद रोज में वो आवाम के सामने, कौम के सामने रखेंगे। लेकिन ये बात तो अली जफर साहब और दीगर लोग कर चुके हैं उनसे मुलाकात के बाद कि इस दफा ऐसा नहीं हुआ कि एक हजूम जो है वो इकट्ठा होगा,
कहीं डी चौक पे या इस्लामाबाद की तरफ आएगा, बल्कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। जरा बताइएगा ये कितना मौसर हो सकेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि इवन लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में जहां पे आपका सपोर्ट बेस है लेकिन लोग नहीं निकलते, वो इस तरह का इफेक्टिव तो नहीं होता। तो क्या लाएमल होगा इस दफा मुख्तलिफ माजी के मुकाबले में? लोग निकलेंगे जी, इसलिए कि खान साहब ने ये बता दिया है कि इस दफा वो इस एहतजाज को खुद लीड कर रहे हैं। और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और बात भी क्लियर करूं, शायद ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, कि खान साहब इसको खुद लीड करेंगे। इसको जो हमारे दूसरे लोग हैं वो खान साहब की कोऑर्डिनेशन में चलेंगे। और ऑब्वियसली जो कॉल खान देता है, जैसे आपको याद है फाइनल कॉल खान ने खुद दी थी, तो किस तरह लोग हजारों लाखों की तादाद में आए थे। लोगों का जोश जज्बा जो है वो दीदनी होता है जब खान खुद चीजों को हैंडल करते हैं। तो वो खुद कर रहे होंगे। और फिर जुल्म एक हद से बढ़ चुका है, बंदे एक हद तक तो न्यूट्रलाइज होते हैं, मगर जब वो बढ़ जाता है। लेकिन शेख साहब कैसे लीड करेंगे जेल से प्रैक्टिकली? देखिए इस वक्त हम आपसे जब पूछते हैं कि मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं तो आप बताते हैं कि लोग मिलने जाते हैं, बाहर आके कोई बात करते हैं, और अब तक तो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, अदालत लगती है इस वजह से। अगर ये राब्ता ही आपका मुनक़ता हो गया इमरान खान से, जो माजी में भी हुआ है, तो फिर कैसे लीड करेंगे इमरान खान साहब? सर वो मैकेनिज्म हमारे अपने मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। और मैकेनिज्म के साथ साथ बहुत सी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी कंसर्न लोगों को कन्वे हो चुकी हैं। और इन केस ऑफ डिस्कनेक्ट क्या करना है, दैट हैज आल्सो बीन कन्वेड टू द कंसर्न्ड पीपल हु विल अरेंज दिस। जो इतलात आई थी वो तो ये थी कि उमर अयूब साहब जो है वो नुमाइंदगी करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब इस पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन इमरान खान के एक बयान से ऐसा लगता है कि वो पार्टी से भी ज्यादा खुश नहीं है, मायूस है। मैं पढ़ के बताता हूं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि मेरे अपने पार्टी साहब, जी उमर अयूब साहब, ये आप ऐसे ही आप वो समझ लें, क्योंकि ये आप ब्रेकिंग ही समझ लें, क्योंकि आपकी बात से वो आया। वो ये है कि उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब दोनों में से कोई भी एहतजाज को लीड या वो नहीं करेगा। दोनों इमरान खान साहब के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। दे विल बी मेरली कोऑर्डिनेटर्स ऑफ इमरान खान एज फार एज दिस प्रोटेस्ट इज कंसर्न्ड। दिस वाज क्लैरिफाइड बाय इमरान खान साहब यस्टरडे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि कल से कंफ्यूजन है, परसों से और ट्वीट से भी और गुफ्तगू से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब विल एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ कायद इमरान खान साहब जो जेल के अंदर हैं। लीड वो खुद करेंगे, ये सिर्फ दोनों कोऑर्डिनेटर होंगे। राइट, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अपने ट्वीट में इमरान खान ने ये कहा कि मेरे अपने पार्टी ओहदेदारान को पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब तक आपको पार्टी बनी बनाई मिली है, अब मुश्किल वक्त है और आप सबका इम्तिहान है। मायूसी है ना इसमें कि मैं जेल में हूं और पार्टी रहनुमा अक्सर डर जाते हैं जेल जाने से। देखिए मायूसी तो नहीं है, वो तो लोगों को सिर्फ अपनी जो इस वक्त सूरत हाल है वो बता रहे हैं कि मैं अगर इन चीजों को झेल रहा हूं, तो वो बकअप कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि तुम लोग भी हिम्मत पकड़ो। और एक लीडर का काम है उम्मीद देना, हिम्मत पैदा करना, हिम्मत बढ़ाना। तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई है, इट्स नॉट मायूसी। सही है। और कैसे आप, क्योंकि 26 नवंबर में भी हमने एहतजाज देखा, जो हदफ था आपका कि उससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो तो मुमकिन नहीं हुई। तो अब जो एहतजाज होगा उससे कैसे आप ये समझते हैं कि जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे? सर ये जो नताइज होते हैं ये किसी एक एहतजाज का हिस्सा नहीं का नतीजा नहीं होते हैं। इनमें सीरीज ऑफ एहतजाज होती है, डिफरेंट मुख्तलिफ हैयत और मुख्तलिफ शेप में, मुख्तलिफ वॉल्यूम में, मुख्तलिफ औकात में लोग निकलते हैं। और उससे चीजें जो है, देखें एहतजाज का मतलब क्या है कि आई वॉन्ट टू रजिस्टर माई पॉइंट कि लोग ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लोग ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लोग 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का क्या हशर हो गया है, लोग अल-कादर के अंदर ये हमारे साथ क्या, यू हैव टू रजिस्टर योर पॉइंट। और जब वो पॉइंट किसके सामने आपने रजिस्टर करना होता है, हु शुड नो, द पब्लिक एट लार्ज शुड नो। व्हेन यू कम आउट एंड पीपल आर कन्विंस्ड कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, देन पीपल जॉइन यू, फिर लोग आपके साथ शामिल होते हैं। और जब वो तादाद जो है बढ़ के एक बड़ी तादाद में तब्दील होती है, तो एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, हुकूमतों के लिए मुल्क को चलाना औखा हो जाता है। दैट्स when things change and that's how things change। पर उसका आप ये ना समझे कि जी सुबह ही किया तो सुबह ही नतीजा आ गया। ये एक मोमेंटम होता है जिसके नतीजे में चीजें चलती हैं, और तहरीकें ऐसे ही चलती हैं सर। और शेख साहब, क्या कोई बीच में ऐसी उम्मीद थी कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है बातचीत के जरिए
क्योंकि अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दोबारा इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, जब वो एक्टिव हुआ है तो उसमें वो फौजी क़यादत के नाम लेके उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि ब्रेक थ्रू होने वाला है जो नहीं हुआ, उसके बाद ये दोबारा तनकीद शुरू हो गई? देखिए, बहुत अरसा पहले की बात है, अभी नहीं। बीच में तो हम पिछले 1-2-3 महीने से वाज़ेह तौर पे एक तो साढ़े बिरावां दी गल ते यकीन नहीं आता। ਅਸੀਂ कह रहे हैं भी साड़ी कोई गल बात नहीं चल रही, कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, वो कोई ना कोई फिर भी एक सवाल जो है ना वो एसओपी हो गया कि हर एंकर ने हमसे हर उसमें पूछना जी ਤੁਹਾਡੀ कोई गल तो नहीं चल रही। सर साड़ी कोई गल नहीं चल रही, बड़े दिनों तक खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया है। हाँ, माजी में बहुत से ऐसे मौके आए हैं जो आपका सवाल है जहां पे ब्रेक थ्रूज और ये सारे मामला तय होने लगे, मगर वहां इमरान खान साहब के असूल जो थे उन्होंने इजाजत नहीं दी और उन्होंने अपने असूलों को सामने रखते हुए जो फैसले किए उसकी वजह से उन्होंने जेल में रहना जो है उसको मुकद्दम समझा और उसूलों की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सही। और अभी क्या आप कह रहे हैं कि फिलहाल पिछले कुछ माह से तो कोई बातचीत का सिलसिला नहीं है। एक और मामला है, कोई नहीं, ठीक है, एक और मामला है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में 2 मेंबरान इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होनी है। वजीर आजम ने उमर अयूब साहब को बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खत लिखा, लेकिन कल उमर अयूब साहब ने कौमी असेंबली के स्पीकर को कहा है कि आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उसमें इस मामले को लेकर जाएं। अब हमें यह पता है कि मामला इक्वल होता है, यानी कि ऑपोजिशन और हुकूमत से इक्वल लोग होते हैं पार्लिमानी कमेटी में। इस पर अगर इत्तेफाक नहीं हो सकेगा तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो आपको लग रहा है कि कोई इत्तेफाक राय हो सकेगा हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, या मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है? बहरहाल मेरा ख्याल है कि सनडी प्रिवेल हो और जो हम अच्छे आदमी रिकमेंड कर रहे हैं ये उस पर कोई कंसेंसस हो जाए जब हमारे ऐसी कमेटी बनती है उसमें, तो वो बेहतर होगा। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो किसी के हाथ में भी नहीं होगा, फिर आपको पता ही है। और ये मैं देख रहा था मोनिस सिलाई साहब का भी ट्वीट है, आपके कुछ और जो सपोर्टर्स है वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब का नाम मुस्तरद कर देंगे। इनफैक्ट कल उमर अयूब साहब से भी पूछा गया, उन्होंने भी ये कहा। ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या हुकूमत ने कहीं उनका नाम फ्लोट किया है कि काजी फाइज ईसा साहब को हम नॉमिनेट करेंगे इसके लिए और उनके नाम पे भी मुशावरत होगी? कोई ऐसी बात हुई है जो इस खदशे का इजहार कर रही है या फिर ऑलरेडी नाम मुस्तरद कर रहे हैं? गैलरीज के अंदर ऐसी बातें होती हैं, फिर हम हुकूमती अरकान जब आके गैर रस्मी तौर पे हमारे लोगों से इन्हीं कमेटियों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो फिर इस किस्म के नाम ड्रॉप होते हैं, बात होती है। ऑब्वियसली काजी फायज ईसा ने जो कुछ किया है इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाने के लिए, हमसे बैठ छीना, हमारे साथ जो जुल्म किए, तो हो सकता है इन्होंने उधर को प्रॉमिस किया हो वैसे तेरे नाल करांगे और उधर गल्ला निकल रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम तो ऑब्वियसली भरपूर मुखालफत करेंगे ना। गैलरी में बातचीत अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा नाम नहीं आपसे शेयर किया गया है? नहीं, ऐसी कोई हतमी चीज अभी सामने नहीं आई होती तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूँ। सही। इसके अलावा एक आखिरी सवाल, मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से बातचीत चल रही थी कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाह रहे हैं और फिर ये इतलात भी आई कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हो, उन्होंने भी इसकी अप्रूवल दे दिया है, कुछ और लोगों ने भी हिमायत की है। क्या स्टेटस है इस वक्त? स्टेटस ये है कि कुछ लोग जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी चीज़ों पे नतायज चाहते हैं। खान साहब की लोगों को लेने के हवाले से एक वाज़ेह सी पॉलिसी मौजूद है। उसमें अगर कोई ऐसा फैसला हुआ तो मैं आपसे बिल्कुल सबसे पहले शेयर कर लूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी भी है आपसे शेयर करना, मगर अभी तक इस किस्म की कोई ऐसी डायरेक्शन पास नहीं हुई है। जुबैर साहब के हवाले से बहुत से दोस्त बड़े अरसे से खान साहब को पैगामात पहुंचा रहे हैं पिछले कई माह से, तो खान का फैसला ही उस पर हतमी होता है। जैसे ही खान साहब की तरफ से मुझे कोई डायरेक्शन आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। मतलब ये पैगामात इमरान खान तक जा रहे हैं कि जुबैर साहब की दिलचस्पी है पीटीआई ज्वाइन करने में, लेकिन उस हवाले से उन्होंने कोई फैसला नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी तक मेरे तक अगर कोई बात पहुंचेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो मैंने कुछ देखा है टीवी के ऊपर के लोग कोई बड़ी जल्दी, वो जैसे आपने कहा कुछ लोगों की हिमायत भी है, वो मेरे को पता है तुम की कह रहे हो, तो वो अभी तक ऐसी हिमायतें बहुत से लोगों के लिए हैं जो पूरे साल से चल रही हैं। बड़े साल से लोग जो है वो अपनी हिमायतें बता रहे हैं मीडिया को, मगर खान की तरफ फैसला कोई नहीं आता ना। फिर रौला तो ये है जब खान की तरफ से कोई फैसला आएगा तो हम आपसे शेयर कर लेंगे, बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ईद की तातीलात के फौरी बाद 10 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करने जा रही है और जराये के मुताबिक अगले साल बजट का मजमूई हजम का तखमीना 17,800 अरब रुपए पर लगाया गया है, जो रवा माली साल के बजट से तकरीबन 900 अरब रुपए कम है। अहम बात यह कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए
ये शहबाज शरीफ हुकूमत का दूसरा बजट होगा और पिछले माली साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान को मालियाती डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा। ये खबरें भी सामने आ रही है कि बजट पर IMF हुकाम से होने वाले मुज़ाकरात के दौरान IMF का ये इसरार रहा है कि प्रोग्राम पर अमल दरामद यकीनी बनाए जाए। इसलिए अब ये देखना होगा कि हुकूमत इस्तेकाम का तसलसल बरकरार रखेगी या आइंदा बजट में हुकूमत का फोकस ग्रोथ पर होगा। 2 रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने आइंदा बजट के कुछ अहदाफ का तयन किया है। इन अहदाफ के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए ग्रोथ का टारगेट 4.2% तय किया गया है, जो रवा माली साल में हासिल होने वाली ग्रोथ के मुकाबले में बज़ाहिर एम्बिशियस टारगेट लग रहा है, क्योंकि रवा साल हुकूमत ने 3.6% का ग्रोथ का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन माली साल के पहले 3 क्वार्टर्स के आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत बमुश्किल 2.5% ग्रोथ हासिल कर पाई है। अहम बात यह कि हुकूमत ने अगले माली साल के लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 4,200 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है, जिसमें वफाकी हुकूमत के 1,000 अरब रुपए के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा तकरीबन 2,900 अरब रुपए सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है, जो IMF के साथ तय करदा बेंचमार्क से 860 अरब रुपए जायद है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए टैक्स कलेक्शन का हदफ 14,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। अहम बात यह कि रवा माली साल के लिए इब्तदाई तौर पर 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन हुकूमत को मुसलसल हर महीने हदफ के हसूल में नाकामी का सामना करना पड़ा और रवा माली साल के अब तक के 11 माह में हुकूमत का टैक्स कलेक्शन के हदफ में शॉर्टफॉल 1,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। इसलिए मार्च में हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में टैक्स टारगेट में 660 अरब रुपए कमी करके नया टैक्स टारगेट 12,330 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन इस हदफ का हसूल भी मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत तनख्वाहदार तबके को टैक्स में 50 से 60 अरब रुपए रिलीफ देने की कोशिश भी कर रही है, जिसके लिए IMF से इस वक्त बातचीत जारी है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, खासतौर पे इस जो बजट है उसमें क्या होगा, क्या इस्तेकाम को बरकरार रखा जाएगा या हुकूमत जो ग्रोथ चाहती है वो इस बजट में नुमाया होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, इकोनॉमिस्ट हैं और साबिक एडवाइजर हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा था कि ये बोल्ड बजट होगा जिसमें बोल्ड मेजर्स लिए जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये बजट क्या डायरेक्शन दे सकता है? जो नॉर्मल एक फ्रेमवर्क होता है उसी के अंदर रहते हुए IMF बजट होगा या कोई पैराडाइम शिफ्ट और कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस इस बजट में आपको नजर आ रही हैं? देखिए, एक तो बात यह कि IMF का जो एनवलप है वो तो बिल्कुल क्लियर है। 5.1% का फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो हुकूमत ने कमाना है और खर्च करना है उसमें से जो डेफिसिट आना है वो 5.1% या तकरीबन 6,500 अरब का है। और जो प्राइमरी है वो सरप्लस में आना है, जिसका मतलब है अगर इसमें से डेट सर्विसिंग निकाल दूं तो जो आपके पास पैसे बचे हैं वो सरप्लस में होने चाहिए, वो 1.6% होने चाहिए। अब द रेस्ट ऑफ द बजट एंड शहजाद, आई हैव डन द 13-16 प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, largely becomes open to you how you want to proceed. अब इस वक्त तो जो साउंड इकोनॉमिक थॉट है आई थिंक वो प्रिवेल करनी चाहिए IMF की पास भी और पाकिस्तान के पास भी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक हेविली टैक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रखें, एक हेविली टैक्स्ड सैलरीड स्ट्रक्चर रखें, एक हेविली टैक्स्ड नॉन सैलरीड स्ट्रक्चर रखें। ये तब तक तो ठीक था जब फंड में जाना था, हमें एक 40% का जंप करना था FPR में, FPR ने 28% का जंप कर दिया, दैट इज रीजनेबल इनफ। बट अब वक्त ये है कि जो टेल विंड्स हैं, बोथ द फंड एंड द अथॉरिटीज हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, देयर आर दिस अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी मिस्ड। क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास? आप एक मैक्रो स्टेबिलिटी से आ रहे हैं, पॉलिसी रेट नीचे है, कुछ एनर्जी प्राइसेस संभल गई हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी ओवरऑल स्ट्रेंथ में है इस वक्त पाकिस्तान में। अब उसका बेनिफिट उठाते हुए अगर आप आज अपने पहले इस बजट को अप्रोच करें, इन 3 चीजों के लिए अगर पैसे निकालने हैं तो कहां से निकालने चाहिए? शहजाद देखें, क्या IMF मुझे ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान की जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है उसमें जो फेडरल के 43 डिविजन्स हैं उसमें से 17 नीचे दे चुका हूं, उनका खर्चा जो है वो बंद कर दूं? क्या मुझे IMF ये कहेगा कि मैं ये काम ना करूं? नंबर 1। नंबर 2, वो मुझे ये कहेगा कि नेशनल फिस्कल पैक्ट हुआ,
715 अरब रुपए का नेक्स्ट ईयर का आपका BISP का प्रोग्राम है। प्रोविंसेस को शेयर करना चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। तो क्या मुझे फंड ये कहेगा कि ये काम ना करूं? 1400 अरब के करीब सब्सिडी देने जा रहे हैं। आज तक सब्सिडी इस पे है कि शहजाद भाई 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मैं 10 रुपए की बिजली देना चाहता हूं, बिजली को भी डिस्टॉर्ट करता हूं, गैस प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करता हूं। निकल जाएं इस चीज से। आप डायरेक्ट सब्सिडी रिजीम 10.5 मिलियन का हमारे पास डेटा है, कहां है इनकम सपोर्ट में? क्या IMF मुझे रोकेगा? क्या IMF मुझे ये कहेगा कि आपका पॉलिसी रेट बहुत अच्छा नीचे आ गया है, अब आप अपने डेट की थोड़ी सी डोमेस्टिक रीप्रोफाइलिंग अगर कर लें तो आपको ये जो 9,800 से अगले साल 8,600 की पेमेंट, 1,200 अरब का जहां पे बेनिफिट आ रहा है, ये 400-500 और आ सकता है। क्या मुझे वो ये कहेगा कि मैं मोनेटाइज ना करूं पर्क्स और प्रिविलेजेस जो इस वक्त अप्लाई करते हैं? क्या वो मुझे कहेगा कि TSA, जिसको ट्रेजरी सिंगल अकाउंट कहते हैं, हमने ये बनाया था, इसकी फुल ऑप्टिमाइजेशन ना करूं? मुझे कोई बता दे कि इनमें से कौन सी चीज है जो IMF से मुतरादिफ है। हुकूमत ने इससे आगे जाके भी काम किया है। वो कह रही है हमने P&D डिपार्टमेंट बंद, PWD बंद किया, वो कह रही है हमने USC बंद किया, 1.5 लाख नौकरियां जो हैं कम की, हमने कुछ मर्जर्स किए हैं। सो उनकी एक क्वांटिफाइड जो एक्सपेंडिचर साइड है ना, जो मैंने अभी आपके सामने रिफॉर्म रखा है, वो सामने दिखाई देना चाहिए। एक आखिरी बात इस पे है, मेरे ख्याल है 500-600 अरब इसमें से जो आप अमाउंट तो ज्यादा बचा सकते हैं, जो बचाएंगे, और हो सकता है आप डेवलपमेंट पे भी 1000 की बजाय 200 कम खर्च करें, तो वो आपको थोड़ा सा डिफेंस को 2152 अरब खर्च होगा इस साल, मेरे ख्याल है अगले साल 2700 अरब तक ले जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और एक दूसरी बात, अब आप ग्रोथ करना चाहते हैं ना, अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। अब आप बजट में मुझे बताइए कि आप गुड फॉर ग्रोथ बजट कैसे दे सकते हैं। आपके ही अखबार में आज मैंने एक पूरा खाका दिया है कि व्हाट इज अ गुड फॉर ग्रोथ बजट, फॉर्मलाइजिंग द इकोनॉमी। और इस पे सिर्फ एक बात कर लूं, देन यू कैन आस्क, दिस इज रियली आज तक मैंने ये किया है कि शहजाद नॉन रजिस्टर्ड है, उस पर 4% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, फिर 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, ये 6.5% देना मैंने ही है एज अ कंज्यूमर। आज जरा थॉट प्रोसेस चेंज कर लेते हैं। मेरे पास एक रास्ट का QR कोड है, मेरे पास डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, आसान अकाउंट्स हैं। आज मैं ये कर दूं कि अगर शहजाद भाई ये इस्तेमाल करेंगे तो GST 18 नहीं 10% होगा। तो ये जो 9400 अरब रुपया कैश इकोनॉमी है, इसको फॉर्मलाइज करने में मदद मिलेगी। अगर मैं पेट्रोल को उल्टा सोचूं, मैं ये सोचूं कि अगर कार्ड से पेट्रोल पे करेंगे तो आपकी जो PDL है उसमें 5 रुपए की छूट दे दूंगा। अब आप सोचेंगे कितने लोग कार्ड से पे करना शुरू कर देंगे? चलो 20% कर देंगे, 30% कर देंगे। सो यू वांट टू मूव इनटू अ गुड फॉर ग्रोथ, थिंक डिफरेंटली। ये जो प्यूनिटिव इकोनॉमी रन किया ना कि आई विल पनिश, get the data through withholding, through non-filers, it has not really worked. Now incentivize the economy to work. बिल्कुल सही। और इसीलिए हम पिछले साल भी सुन रहे थे कि नॉन फाइलर फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करने की जरूरत है। माजी में हम विदहोल्डिंग टैक्स लगाते रहे हैं कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह पे, उसका भी उस तरीके से फायदा नहीं हुआ है। लेकिन आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि इनफैक्ट जिन पे आपने कहा कोई IMF एतराज नहीं करेगा, IMF इनफैक्ट उस पर पुश कर रहा है। जैसे आपने नेशनल फिस्कल पैक्ट की बात की, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो बर्डन इस वक्त वफाक पे आ रहा है वो सूबे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पर तो पुश करता रहा है IMF। लेकिन आपने एक्सपेंडिचर साइड की बात की, जरा मुझे बताइएगा ऑन द रेवेन्यू साइड। हमने पिछले साल 12,900 अरब रुपए का टारगेट रखा, सबने कहा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, इवन दो आप 800,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगा रहे थे। उसको हमने रिवाइज किया ड्यूरिंग द ईयर टू 12,300 बिलियन। लेकिन जो 11 माह का रिकॉर्ड है वो तो दिखाता है कि उससे भी हम बहुत पीछे हैं। वील नीड 2,000 बिलियन रुपीज इन द लास्ट मंथ टू अचीव द टारगेट। और अब ये कहा जा रहा है कि 14,200 अरब रुपए का शायद नया FBR टारगेट हो। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ जाना है, लेकिन फिर हम इकोनॉमी को जो है वो इतना स्ट्रैंगुलेट कर देंगे जिसमें आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को ही पनिश करते रहेंगे, उन्हीं पे बोझ बढ़ाते रहेंगे, तो कैसे फिर ग्रोथ हमें नजर आएगी? So one, I've given you substantive savings on the expenditure side. इस 2000 अरब में से कुछ ऑटोनमस ग्रोथ आएगी। मैं अथॉरिटीज के फिगर मान लेता हूं, IMF के फिगर मान लेता हूं। 4.2% का ग्रोथ रेट है, 7.5% का आपके पास इन्फ्लेशन है अगले साल की, राइट? तो 11-12% ये है। तो 2000 में से 1,000-1,200 यहीं से निकल आएगा। ये इसको हम कहते हैं ऑटोनमस ग्रोथ। चीजें महंगी हुई, इनकम्स बढ़ी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ये तो अब मसला है वो 500 से 700 अरब का जो आपने पूरा करना है। देखिए उसके एक तो अगर आप एक्सपेंडिचर
स्ट्रक्चर से ही निकाल लें, जो मेरे ख्याल में निकाल लेने चाहिए, कुछ एनफोर्समेंट से निकाल लें, जहां जहां आपकी इन्फोर्समेंट, आप खुद कहते हैं सेल्स टैक्स में इन्फोर्समेंट की वीकनेस है, उसको बढ़ा लें। आप खुद कहते हैं 3,400 अरब के सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं, उसको वन टाइम निकाल लें। बट टैक्स को अब कैसे अप्रोच करना है, ये तो हो गया कि आपने हैंडल करना है। चलें, ये को जो नए टैक्सेस लगाने हैं, ये कौन से लगा सकते हैं आप, दैट्स द क्वेश्चन। पहले तो आप ये करें कि टैक्सेस में कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज एट अबाउट 45% टैक्स रेट। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। सो आई वाज ऑन द टेबल इन फाइनेंस एंड आई यूज्ड टू से कि 29% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे जो हम लेते थे, इसको 25% अगले 3 से 4 साल में कर देना चाहिए। ट्वाइस इन द बजट वी एग्रीड। आज ये है कि वो 29 भी 29 ही है, उसके ऊपर 10% का आपको पता है एक सुपर टैक्स है, उसके ऊपर 4-5% लेबर वेलफेयर चला जाता है। सो 45% ये है। इसका एक रोड मैप 3 साल का दे दें कि इसको कम कैसे करना है, स्पेशली ऑन द सुपर टैक्स। सो यू शुड बी फॉलोइंग इन द नेक्स्ट 3 years सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। इसी तरह सैलरीड का जो सरचार्ज है उसको कम करें। एक काम तो मस्ट है, अगर आपने रियल रिलीफ देनी है ना लोगों को, जो 50,000 के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं सैलरीड और नॉन सैलरीड पे, उस ब्रैकेट को 75,000 या 1 लाख कर दें। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको कहें कि वो फाइल ना करें, फाइल बेशक कराएं अगर आप करवाना चाहते हैं, बट जो शहजाद खरीद सकते थे 3 साल पहले विद 50,000, वो X माइनस Y नंबर ऑफ गुड्स हो गए हैं, वो X गुड्स नहीं है। सो बाइंग पावर को थोड़ा सा वापस लाएं, और यही नॉन सैलरीड पे आप अप्लाई करें। अब आप कहें कि आपको अगर ये सब कुछ करना है तो देन यू हैव टू पुश कि थोड़ा सा जब आप लोअर करना शुरू करेंगे बर्डन, तो आपका जो टैक्स बेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल मतलब इसी तरह की चीज है। इसी तरह जब आप एडिशनल कस्टम ड्यूटी आरडीज को भी थोड़ा नेशनल टैरिफ रिफॉर्म के थ्रू कम करना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। बट दैट इज ऑल राइट, इतना क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, 5-8 अरब डॉलर की अगले साल बढ़नी चाहिए। थोड़ा करंट अकाउंट का खसारा भी आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे क्या मतलब है, अगर आप 1 से 2 या 3 बिलियन डॉलर का खसारा करते हैं, वो पाकिस्तान आज फाइनेंस करने के काबिल है। बट ये जो इकोनॉमी को मूव करना है फ्रॉम एन आईएसआई, नॉट दैट आईएसआई, आई मीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रीज, टू एन इकोनॉमी जो आराम से इंपोर्ट कर रही हो और उसको यूज करते हुए एक्सपोर्ट कर रही हो। और अगर पाकिस्तान में गाड़ियां 5 साल पुरानी, जो कि अब आना शुरू हो जाएंगी बिकॉज 3 की बजाय हम 5 साल पे चले जाएंगे, ये तो फंड से एग्री हो गया हुआ है, तो क्या होगा, गाड़ियों की कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। आपकी लोकल गाड़ी अगर सारी लोकल नहीं बिकेगी तो बाहर बिकना शुरू हो जाएगी। So if you start thinking about Pakistan's taxation framework in this way, नेक्स्ट ईयर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का प्रॉपर निफाज होना चाहिए। पाकिस्तान थिंक टैंक्स पाइड एंड अदर्स हैव डन वर्क, और वो मैंने पढ़ी भी है, वो इसको कहीं 500 से 800 अरब पे लेकर जाते हैं। चलें आप 200-250 अरब निकाल लें इसमें से। और दूसरी बात 200-250 अरब रुपए इन अ ईयर है या फिर इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म? इन अ ईयर। वो तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल इज 500 से 800 अरब रुपए, बट चले आप 200-250 अरब निकाल लें, अभी तो चंद अरब आते हैं। अगर जो स्कीम आपने लाए थे ऑन दी ताजिर दोस्त वो नहीं कामयाब हुई, मैं मान सकता हूं इस बात को कि नहीं हुई, आप उसको रीहैश करें एंड देन थिंक थ्रू। यार बहुत आसान बात है। मुझे बताइए खाका नजीब साहब, ये क्योंकि आपने खुद रहे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आपको लग रहा है कि 2 चीजों पे सवाल है मेरा। एक तो ये कि इन्फोर्समेंट के हवाले से कहा गया था, देखिए इन्फोर्समेंट से हम अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन अपना बेहतर कर लेंगे, उसके रिजल्ट्स आप कैसा देखते हैं? और अभी भी एक रिग्रेसिव माइंडसेट ही नजर आता है एफबीआर का, जिसमें वो फिर बात कर रहे हैं कि जो मूवेबल एसेट्स हैं उसमें सीवीटी बढ़ा दें, जो वेल्थ है उस पर आप मजीद जो है विदहोल्डिंग टैक्स या मुख्तलिफ टैक्सेस डाल दें। यही माइंडसेट नजर आ रहा है। ये तब्दील होगा आपको, आपके ख्याल में? देखिए ना, आजकल के जो स्कॉलर्स हैं और जो आपके थ्रू गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं तो आज कह रहा हूं कि रिग्रेसिव या प्यूनिटिव माइंडसेट से इंसेंटिवाइजिंग माइंडसेट में जाना है। हर एक को डिजिटलाइज फॉर्म में भी लाना है और हर एक को कहना है अपनी वेल्थ खुलकर पाकिस्तान में शो करो। शो करोगे तो हम इस पे, वेल्थ टैक्स इज अ गॉन टैक्स, बट आप आज का आर्टिकल पढ़ें, उसमें मैंने और टैक्सेस मेंशन किए हैं। और ये मैंने कई दफा जब वेल्थ टैक्स हट रहा था, आई वाज नॉट इन द कंट्री, आई कॉल्ड द देन फाइनेंस टीम एंड सेड इफ यू रिमूव वेल्थ टैक्स इन पाकिस्तान दैट्स द राइट वे टू गो, बट डेथ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्सेस ये सारी दुनिया में है ना, और वो लोग कई तो बाहर से आए हुए थे। मैंने कहा आप देते हैं ना ये दोनों टैक्सेस। तीसरा, आप प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगाते हैं, पाकिस्तान में करोड़ों की प्रॉपर्टी पे हजारों में आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं ले रहे। जब आपने वेल्थ टैक्स को निकाला, जो कि निकाल देना चाहिए, आज भी नहीं
डेथ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्स, इन 3 टैक्सेस का इजरा करें। मेरा 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ में बिकी है, जो ऊपर का करोड़ है उसको टैक्स करें प्रॉपरली। ट्रांजैक्शनल टैक्सेस से अलहदा करना है मुल्क को, और गेन्स पे वेल्थ की और इनकम की टैक्सेस लाना है। और जो आखिरी बात है, एक प्रिंसिपल लगाएं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी जितनी क्रिएट कर सकते हैं, एग्री इनकम, आपकी इनकम, कंसल्टेंसीज की इनकम, मैन्युफैक्चरिंग की इनकम, जितनी कर सकते हैं उस तरफ जाएं। आज जो हमने गुफ्तगू किया ना, इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट गुफ्तगू देन अ प्यूनिटिवली रिग्रेसिव टैक्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।